गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है इस वीडियो में फोटोसिंथेसिस के नेक्स्ट पोर्शन में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ C4 साइकिल। बेसिकली आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में C3 साइकिल देखा था और C3 साइकिल के अंदर हमने देखा था कि वारबर्ग इफेक्ट C3 साइकिल के अंदर हो रहा था, जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी थी C3 प्लांट्स की वो कम हो गई थी। इसके बारे में हमने जूम क्लासेस पे भी डिस्कस किया था। आज जो है इस वीडियो में C4 प्लांट के अंदर किस तरीके से C4 साइकिल रन करता है और किस तरीके से ये C3 प्लांट से बेटर है, या मैं ये कह सकता हूँ C3 जो प्लांट है उनकी प्रोडक्टिविटी कम क्यों होती है, ये आप लोगों को पता चल गया था क्योंकि वहाँ वारबर्ग इफेक्ट रन करता है, फोटो रेस्पिरेशन रन करता है। यहाँ जो है इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि C4 साइकिल जो है उसमें ऐसी क्या एनाटॉमी पाई जाती है जिससे कि उसमें जो है वारबर्ग इफेक्ट नहीं होता, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और एक ये बेटर अडेप्टेड प्लांट होते हैं कंपेयर टू C3 प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि एक जो लीफ होती है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लीफ के अंदर आप लोगों को पता है कि जो डाइकोट्स प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ के अंदर अगर हम बात करें तो अपर सरफेस और लोअर सरफेस के ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं। जो C4 प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर, या मैं ये कहूँ कि ये अपने आप को अडेप्ट करके एक ऐसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं। क्रेंज एनाटॉमी है क्या? क्रेंज का मतलब होता है एक जो माला होती है, या जो मैं कहूँ कि एक बीड की स्ट्रक्चर होती है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये बीच में वस्कुलर बंडल है और वस्कुलर बंडल के चारों तरफ सराउंडिंग में कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये इसको कुछ सेल्स जो होती हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स। ये बंडल शीथ सेल जो है वस्कुलर बंडल को जो है वो चारों तरफ से सराउंड करके रखती हैं, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ बंडल शीथ सेल जो होती हैं, ये बंडल शीथ सेल जो होती हैं वो स्टोमा से काफ़ी दूर होती हैं, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं कि जो मीजोफिल सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स जो हैं वो स्टोमेटा के कांटेक्ट में होती है। तो ऐसी जो C4 प्लांट जो होते हैं उनके अंदर ये ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं। क्रेंज एनाटॉमी से मतलब यही है कि जो ये बंडल शीथ सेल्स जो होती हैं, ये आपके जो स्टोमेटा होते हैं ये इनसे काफ़ी दूर होती हैं। तो बेसिकली अब यहाँ होगा क्या कि C3 साइकिल में ऐसी कोई क्रेंज एनाटॉमी नहीं पाई जा रही थी, जबकि जो C4 प्लांट्स हैं वहाँ क्रेंज एनाटॉमी पाई जा रही है। इससे होगा क्या स्टूडेंट्स? इससे ये होगा कि ये स्टोमेटा से काफ़ी दूर है, बंडल शीथ सेल जो हैं वो स्टोमेटा से काफ़ी दूर हैं, तो यहाँ जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो होगी बंडल शीथ सेल्स के अंदर वो कम होगी, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन किस तरीके से ज़्यादा हम कर पाएंगे, या इस जो एनाटॉमी है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ कैसे पहुँचती है, ये हमें इस साइकिल में देखना है, और किस तरीके से ऑक्सीजन यहाँ कम होगी जिससे यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने से पहले हम इसको फर्दर हम देखते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्लियर कट डिफरेंस कर रखा है। ये तो है आपकी मीजोफिल सेल जो कि इस पोर्शन में दिखाई गई है, और ये है आपकी बंडल शीथ सेल। तो ये दोनों सेपरेटेड है। आप लोगों ने यहाँ पे भी देखा बंडल शीथ सेल यहाँ है और मीजोफिल सेल्स यहाँ है। मीजोफिल सेल्स जो हैं वो कांटेक्ट में है स्टोमेटा के। तो एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का जो काम करता है, या कार्बन डाइऑक्साइड को जो बाइंड करेगा, या कार्बन डाइऑक्साइड जो जिसके साथ में जुड़ेगी, वो सबसे पहले जुड़ेगी पीईपी यानी कि फोस्फोइनोल पायरुवेट के साथ में। ये पीईपी यहाँ पर आप लोगों का एक 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट है। पीईपी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट है। आप लोगों ने देखा था कि C3 साइकिल के अंदर इनिशियली यहाँ था रुबिस्को, जो कि एक 5 कार्बन वाला प्रोडक्ट था, सॉरी RUBP था जो कि एक 5 कार्बन वाला प्रोडक्ट था।
लेकिन यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले लेने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है आपका पीईपी, जिसका नाम है फोस्फोइनोल पाइरुवेट, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। और ये किसकी प्रेजेंस में कर रहा है, यहाँ एक एंजाइम काम करेगा जिसको हम बोलेंगे फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि यहाँ जो है वो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए जो एंजाइम है C3 साइकिल में रुबिस्को था, जबकि यहाँ पर जो सबसे पहले इसको रिसीव कर रहा है वो है आपका फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को पीईपी के साथ में जोड़ देगा, तो फोस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ में जोड़ देगा। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं 3 कार्बन यहाँ से, 1 कार्बन यहाँ से, तो मिलकर के ये जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे इस साइकिल का वो होगा आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि एक 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट है। इसको हम, आप लोगों ने देखा कि वहाँ जो कैल्विन साइकिल जो था, C3 साइकिल जो था, वहाँ जो स्टेबल फर्स्ट प्रोडक्ट बना था वो आपका बना था आप लोगों को याद आ रहा होगा, वो था फोस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि एक 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट था। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो C4 साइकिल है, इस साइकिल में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है वो 4 कार्बन वाला बन रहा है। तो इसको हम, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, C4 साइकिल बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो 4 कार्बन वाला है। फर्दर क्या होगा, फर्दर आप ये देख सकते हैं कि ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट, ये फिर से रिड्यूस होकर के मैलिक एसिड बनाएगा। ये मैलिक एसिड मीजोफिल सेल्स के अंदर ही बनेगा। यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होकर के, आप ये देख सकते हैं मीजोफिल सेल्स यहाँ हैं स्टोमेटा के कांटेक्ट में, यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होकर के कहाँ जाएगा, बंडल शीथ सेल में। यहाँ मैंने आप लोगों को मेंशन कर रखा है, दिखा रखा है कि मैलिक एसिड जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ जाएगा, मैलिक एसिड जो है आ गया कहाँ, बंडल शीथ सेल में। नाउ हमारे को, हमने, आप लोगों ने देखा कि हमने किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे फिक्स करके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया, और यहाँ किस तरीके से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है मैलिक एसिड में ट्रांसफॉर्म होकर के कैसे बंडल शीथ सेल में आया है। ना वो बंडल शीथ सेल में मैलिक एसिड जो आया है, यहाँ ये मैलिक एसिड जो है वो इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। बंडल शीथ सेल्स के अंदर मैलिक एसिड का ब्रेक डाउन हुआ, और ये जब ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ से एक, आप लोगों को पता है ये 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट है, यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो है ब्रेक डाउन होकर के, मैलिक एसिड ब्रेक डाउन होकर के क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और जो 3 कार्बन यहाँ से बचे ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके पायरुविक एसिड में। ये पायरुविक एसिड जो है, ये पायरुविक एसिड का फर्दर क्या होगा ये अभी हम देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है फर्दर यहाँ पर, आप लोगों को पता है क्योंकि ये जो बंडल शीथ सेल्स हैं ये स्टोमेटा से काफ़ी दूर है, एटमॉस्फेयर से काफ़ी दूर है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो मैलिक एसिड है कंटिन्यूसली यहाँ पर आता जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है उनको बंडल शीथ सेल्स में बढ़ा देगा। इससे यहाँ जो है रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में आरयूबीपी के साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ देगा। और आप यहाँ देख सकते हैं जो हमने कैल्विन साइकिल रन किया था C3 साइकिल, वो यहाँ रन होगा। आरयूबीपी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रुबिस्को की प्रेजेंस में जुड़ करके पीजीए बनाएगा, फिर फास्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनेगा, और फिर वहाँ से ग्लूकोज और रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ सिंपली मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ अंदर जो बंडल शीथ सेल्स हैं वहाँ अंदर की तरफ C3 साइकिल रन होगा, और C3 साइकिल जब रन होगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, आपका ग्लूकोज बन जाएगा। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरीके से फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं हुई, क्योंकि बंडल शीथ सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, और ऑक्सीजन यहाँ होगा नहीं। तो रुबिस्को क्या करेगा, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को ही आरयूबीपी के साथ में जोड़ेगा। यहाँ रुबिस्को के पास में ऑक्सीजन को बाइंड अप करने के लिए ऑक्सीजन नहीं होगी, तो बेसिकली यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, और फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस जब नहीं हो पाएगी तो यहाँ प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इन प्लांट्स की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ हम यहाँ देख सकते हैं पायरुविक एसिड जो है, जो 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट है, ये बंडल शीथ से फिर से ट्रांसफर होकर के कहाँ चला जाएगा, मीजोफिल के सेल में आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं पायरुविक एसिड फिर फर्दर
इसके साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा। यहाँ हम जो एसिमिलेटरी पावर की जो एक एटीपी है उसको ब्रेक डाउन करके यहाँ इससे जोड़ करके और फिर से फोस्फोइनोल पायरुवेट बना लेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि स्टूडेंट्स किस तरीके से जो क्रेन्ज एनाटोमी है, क्रेन्ज एनाटोमी की हेल्प से ये जो एक एडेप्टेशन हुआ है C4 प्लांट्स में, ये जो अडेप्टेशन है ये फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को रोकता है, जिससे C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और यहाँ किसी भी तरीके का वारबर्ग इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। इसलिए इन प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है और ये जो है वो C3 प्लांट से बेटर प्लांट होते हैं और मैं ये कहूँ कि मोर डेवलप्ड प्लांट होते हैं। तो बेसिकली हम अब जो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख करके भेजें। तो अब जो C3 प्लांट है और C4 प्लांट्स हैं या C3 साइकिल और C4 साइकिल में बेसिक से क्या डिफरेंस होते हैं, ये हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं। आप लोगों ने देखा C3 साइकिल और C4 साइकिल में बेसिक जो डिफरेंस है मैं आप लोगों को यही बता देता हूँ। C3 साइकिल जो है वो 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे होता है, ये इसकी लिमिट है, जबकि C4 साइकिल जो है 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो सकता है। तो आप ये देख सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पे C4 प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस को रन करवा सकते हैं। दूसरा, C3 साइकिल में क्रेन्ज एनाटोमी बिल्कुल नहीं पाई जाती है, जबकि C4 जो साइकिल है या C4 जो प्लांट है उनके अंदर क्रेन्ज एनाटोमी आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद में थर्ड जो है वो है फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट बनता है वो C3 साइकिल के अंदर आप लोगों ने देखा फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, जबकि जो C4 साइकिल है या C4 साइकिल है उसमें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है जो कि एक 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट है, जबकि इधर जो है वो 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट था। तो बेसिक सा आप लोगों को यहाँ ये बात पता चल गई होगी कि हम C3 साइकिल को C3 साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन वाला होता है, जबकि यहाँ पे जो पहला प्रोडक्ट बन रहा है वो 4 कार्बन वाला है। उसके बाद में हम यहाँ देखेंगे साइट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन की जो साइट है यहाँ पे वो है मीजोफिल्स की सेल C3 साइकिल में, जबकि यहाँ पे जो है वो बंडल शीथ सेल्स हैं। C4 साइकिल के अंदर बंडल शीथ सेल्स जो सेल्स होती हैं वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है बेसिकली। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने का काम कौन करता है, C3 साइकिल में RUBP करता है, जबकि जो आपका C4 साइकिल है वहां पे PEP यानी कि फोस्फोइनोल पायरुवेट करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है सिक्स्थ, वहाँ एंजाइम फॉर कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन के लिए जो एंजाइम है जो C3 प्लांट्स हैं उसमें है रुबिस्को, जबकि यहाँ C4 साइकिल में रुबिस्को पहले पैप फोस्फोइनोल पायरुवेट, और फोस्फोइनोल पायरुवेट आप लोगों ने देखा था, यहाँ फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है, जबकि दोनों फोस्फोइनोल पायरुवेट और उसके साथ साथ में रुबिस्को, रुबिस्को कहाँ होगा बंडल शीथ सेल्स में, जबकि ये जो होगा वो मीजोफिल सेल्स में होगा। उसके साथ साथ में 7 जो पॉइंट है फोटो रेस्पिरेशन जो होता है वो यहाँ होता है कहाँ, जो वारबर्ग इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा C3 प्लांट्स में या C3 साइकिल में, जबकि C4 साइकिल में ये पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी जो होती है C3 प्लांट्स की वो जो होती है बहुत ही कम होती है कंपेयर करें C4 प्लांट्स में, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो फोटो रेस्पिरेशन है या वारबर्ग इफेक्ट है वो C3 प्लांट्स में होता है, जबकि C4 प्लांट्स में नहीं होता है, इसलिए यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये C4 साइकिल समझ में आया होगा, इसको हम हैच एंड स्लैग साइकिल भी बोलते हैं, और आप लोगों ने देखा कि ये वेल अडेप्टेड प्लांट है। तो कंपेयर करें C3 से तो ये जो है इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसलिए हम इनको वेल अडेप्टेड प्लांट और हम ये कह सकते हैं वेल जो है मोर डेवलप्ड प्लांट हम इनको कह सकते हैं। तो इनमें बेसिक सा डिफरेंस आप लोगों ने देखा। आप लोगों को कोई भी बात इसमें समझ में नहीं आई हो तो एक बार फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में आके लिखें, और जो 115 पे जूम क्लासेस हैं उसमें फिर हम इसके बारे में मोर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसके जो इसी फॉर्म में आप लोग अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बना लीजिए। अपनी जो बुक है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से इसको पढ़ें और इन चीज़ों को जो है वो आप लोग नोट करते चलें, इनके क्वेश्चन छोटे छोटे बनाते चलें। थैंक यू।